ये व्लॉग मैं इसलिए भी बना रही हूँ, मैं चाहती तो हाइड कर सकती थी। ये बहुत सी लेडीज़ ये फेस करती हैं या कर सकती हैं, बट अवेयर होना बहुत ज़रूरी है सबको। ऑपरेशन थिएटर में जाने का टाइम आया, उनका हाथ जब मैं पकड़ के व्हीलचेयर में जब मुझे लेके जा रहे थे ना, मेरा लग रहा था कि हाथ मैं छोड़ूँ ही नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं पता नहीं लौट के आऊँगी नहीं क्या। इतनी अजीब फीलिंग, इतना डर था ना मन में। अब मैं घर पे हूँ, ठीक हूँ, पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, बट फिर भी काफ़ी बेटर हूँ अब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बहुत दिन के बाद व्लॉग हम बना रहे हैं। एक्चुअली अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे हेल्थ इशू हो गया था, इस कारण व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे थे। शादी वाले व्लॉग तक आपने देखा था, उसके बाद 5-6 दिन 7 दिन तो ठीक रहे। मतलब मैं उस टाइम व्लॉगिंग कर रही थी, बट मैंने एडिट नहीं किया था, थोड़ी सी थकावट थी शादी की। तो इससे पहले कि मैं एडिट करके वो सब व्लॉग अपलोड करती, उसके पहले ही मेरी तबीयत बिगड़ गई। तो वो जो पुराने व्लॉग थे वो भी नहीं आ पाए, और उसके बाद तो व्लॉगिंग किया ही नहीं। अब मैं घर पे हूँ, ठीक हूँ, पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, बट फिर भी काफ़ी बेटर हूँ अब। तो अब मुझे लगा कि एटलीस्ट बताऊँ तो सही, बात तो करूँ प्रॉब्लम क्या है। तो थंबनेल से तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया है कि प्रॉब्लम क्या हुई थी मुझे। तो स्टार्टिंग कैसे, वो मैं एक बार यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग मैं इसलिए भी बना रही हूँ, मैं चाहती तो हाइड कर सकती थी, क्योंकि बहुत सी ऐसी पर्सनल चीज़ें हर कुछ शेयर ना कर सकते, ना करना चाहिए। बट मुझे ये वाली जो प्रॉब्लम लगी ना, ये मुझे लगा कि ये बहुत सी लेडीज़ ये फेस करती हैं या कर सकती हैं, बट अवेयर होना बहुत ज़रूरी है सबको। तो मुझे लगा कि मेरे थ्रू अगर 2-4 लेडीज़ भी अवेयर हो इसके लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो मेरा ये व्लॉग बनाना फिर सक्सेसफुल रहेगा। तो इसलिए फिर मैं ये अपनी बात बता रही हूँ आप सबको। तो हुआ ये था कि एक दिन सडनली मुझे शाम को स्टमक एक स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं मूवमेंट भी ज़रा भी नहीं कर पा रही थी, खाना बना रही थी, आधा ही खाना बना था, और उसके बाद मैं बड़ी मुश्किल से बेड तक आ पाई थी। फिर उसके बाद आके जैसे ही लेटी, बच्चों ने फिर इनको फ़ोन किया, आए ये। और उस टाइम तक हमको समझ में नहीं आ रहा था कि पेन क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि एसिडिटी हो सकती है, या कुछ सडन स्टमक का कोई इन्फेक्शन टाइप का कुछ हो सकता है। तो मुझे इंस्टेंट मेडिसिन दिया इन्होंने, और वो लेके मुझे हाफ एन आवर में बिल्कुल ठीक लगने लगा, मुझे लगा सब नॉर्मल है। और उसके बाद मुझे लगा कि सच में कुछ ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम रही होगी, और वो ठीक हो गया। 2-3 दिन के बाद फिर सेम पेन मुझे स्टार्ट हुआ, और फिर मैंने तुरंत फिर वो मेडिसिन ली, आधे घंटे बाद ठीक हो गया। लेकिन फिर इस बीच क्या हुआ ना, इसके बाद 2 बार जब पेन हुआ, तब तो हमने इसको लाइटली लिया। उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर से ये पेन हुआ, और तब फिर मुझे हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई पेन के साथ। तब फिर हमको लगा कि ये कुछ और रीज़न है, ये नॉर्मल कुछ नहीं है। और उस दिन तो रात हो गई थी, डॉक्टर के पास जाना पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट डे फिर हम डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी के लिए बोला मुझे। फिर सोनोग्राफी कराया 2-3। उस दिन भी ऐसा हुआ, मतलब मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी, सोनोग्राफी एक जगह नहीं हुई, वहाँ फिर हम दूसरी जगह गए, वहाँ सोनोग्राफी हुई, रिपोर्ट आई। तो सोनोग्राफी रिपोर्ट में जो था, उनको कुछ सिस्ट जैसा फील हो रहा था, दिख रहा था, बट वो क्लियर नहीं हो रहा था क्या है। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार ब्लड टेस्ट भी करा लो। तो ब्लड टेस्ट कराना था वो। उसके बाद उनको ये डाउट था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, बट वो श्योर नहीं थे जब तक कि ब्लड टेस्ट नहीं हो जाता, प्रेगनेंसी टेस्ट। तो फिर नेक्स्ट डे, फिर उस दिन तो हम घर आ गए। नेक्स्ट डे फिर हमने ब्लड टेस्ट कराया सुबह घर पे बुला के, और उसकी रिपोर्ट आई है शाम को, लेट इवनिंग उसकी रिपोर्ट आई। फिर उसके बाद हम, रिपोर्ट आने के बाद हम फिर डॉक्टर के पास गए। उसके बाद फिर डॉक्टर को ये क्लियर हो गया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है ये आप गूगल में सर्च करिएगा, मैं अभी इतना डिटेल अभी नहीं बता पाऊंगी। बहुत से लोग जानते भी हैं, जो नहीं जानते वो सर्च कर लेंगे। तो ये हुआ। उसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी का निकला मेरा। फिर डॉक्टर ने बोला कि मेरे पास तो ये पॉसिबल नहीं है, आप दूसरे के यहाँ जाइए, दिखाइए। और फिर हम उस दिन तो कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है वो इंजेक्शन के थ्रू आपका रिमूव कर दे, या फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके अलावा आपको ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा।
कोई और चांसेस नहीं है, हो सकता है इंजेक्शन के थ्रू ठीक कर दें। ये हुआ। नेक्स्ट डे फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। नेक्स्ट डे क्या हुआ था ना, मौली को जाना था मम्मी पापा जी लोगों के साथ ट्रिप में, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। तो मौली को ट्रिप में जाना था, मौली को ये बिलासपुर छोड़ने के लिए गए मम्मी पापा जी लोग के पास। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि जब ये आ जाए तभी मैं जाऊँ डॉक्टर के पास, क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं था, पैर अगर सडनली स्टार्ट हो जाता। तो फिर ये आए शाम तक, फिर हम डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने फिर से एग्जामिन किया मुझे, और फिर रिपोर्ट्स वगैरह देख के उन्होंने बोला कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और आपको तुरंत ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और आपका तो इतना हमको तो आश्चर्य हो रहा है कि आप कैसे ऐसे हो, मतलब वो तो इतना सीवियर केस हो जाता है कई बार, तो आपको तुरंत करना पड़ेगा। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी, एक तो मतलब उसके नेक्स्ट डे हमारे यहाँ डिम्पी और यदु, आप जानते हैं मेरे बुआ के जो बेटा बहू हैं, उसकी गोद भराई थी 24th को। और 24th, ये मैं जो आपको बात बता रही हूँ वो 23rd की बात बता रही हूँ। 24th को मुझे डिम्पी के यहाँ गोद भराई में जाना था, और बिलासपुर से मेरे सारे रिलेटिव आने वाले थे उसकी गोद भराई के फंक्शन के लिए, जो मेरे घर भी आने वाले थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी ये बात कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, क्योंकि उसका प्रोग्राम थोड़ा सा फिर उसमें डिस्टर्ब हो जाता और घर वाले भी मेरे फिर परेशान हो जाते। तो मैं किसी को बताना भी नहीं चाह रही थी। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर इतना ये इमरजेंसी केस नहीं है तो एक बार ये डिम्पी का फंक्शन निकल जाए गोद भराई वाला, उसके बाद मैं जो भी करना है वो करूँ। तो ये मेरा फ़ोन आ रहा है, तो ये मेरा चल रहा था माइंड में। लेकिन फिर हमको ये लगा कि एक बार सोनोग्राफी, तो जिन डॉक्टर से हमको ट्रीटमेंट लेना है आगे, तो एक बार हम उनसे मिल लेते हैं, सोनोग्राफी वो फिर से करने वाली थी, वो हो जाए, उसके बाद फिर हम गोद भराई का फंक्शन अटेंड कर लेंगे और नेक्स्ट डे फिर जो भी होना है वो हो जाएगा। चलिए, मेरी कुछ फ्रेंड्स मिलने आई हैं, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद फिर आके बात करते हैं। तो कॉलोनी के फ्रेंड्स आए थे मेरे, और फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ वैसे भी आप जब बातें करते हो तो अपने आप एनर्जी वापस आ जाती है, थोड़ा सा अच्छा बेटर फील होने लगता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, शाम को थोड़ा सा लो फील कर रही थी मैं अभी, बट फ्रेंड्स आए तो फिर वापस अच्छा लगने लगा। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, गोद भराई का फंक्शन जो मैं डिस्कस कर रही थी, तो हमारी यही प्लानिंग थी कि हम पहले कर ले, फिर जो भी ट्रीटमेंट होना है वो होगा। तो हमको ये था कि सोनोग्राफी तो कराना ही है। डॉक्टर के यहाँ हम सारी रिपोर्ट्स लेके गए जिनके पास हमको मिलना था, जहाँ से होना था। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा और उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम चल के आई कैसे हो? हमको तो ये आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि जो तुम्हारी कंडीशन दिख रही है अभी तक तो बहुत ही सीवियर कंडीशन जैसा हो गया है, और तुम आई हो, अब तुमको वापस हम इस कंडीशन में भेज नहीं सकते, तुमको तुरंत एडमिट होके और वो ऑपरेट ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हुआ। अब मेरा ये था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैंने बोला अभी फैमिली फंक्शन है मैम, तो मैम ने बोला कि इससे बढ़ के कुछ नहीं है, अभी तुम सब अवॉइड करो, अभी तुमको ये तुरंत करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम तो तैयारी से गए नहीं थे, तुरंत फिर सब कॉल करना स्टार्ट किया सबको। और उसके बाद फिर यहाँ ये हुआ, जब मैंने पहली बार डॉक्टर को दिखाया था, 3 डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया। पहले डॉक्टर ने जब मेरा रिपोर्ट देखा, बोला फंस गई तुम तो, प्रॉब्लम में हो। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कंडीशन ठीक नहीं है। तीसरे डॉक्टर को दिखाया, तो वहाँ तो ये था कि जब हम लोग तीसरे डॉक्टर से मिलने गए थे ना, तो वहाँ पर जब बाहर नर्स थी, उन्होंने बोला क्या है, मैंने बोला एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और मैम को दिखाना है। तुरंत वो बोलती है कि सुनो सुनो, इनको पहले अंदर लो, इनको अंदर लो, इनका एक्टोपिक है, इनको अंदर लो। मैम के पास गई, मैम ने पूरा समझाया। उसके बाद ब्लड टेस्ट के लिए लंबी लाइन थी, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, इनका केस अलग है, इनको अंदर लो, तुरंत अंदर लो। तो ये लोग इतना सीरियसली और इतना इमीडिएट एक्शन कर रहे थे मेरे साथ कि उसी से मुझे लग रहा था कि नहीं, जल्दी से जल्दी होना, जो भी हो रहा है वो ट्रीटमेंट जल्दी होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर उसके ब्लड टेस्ट के लिए लेके गए मुझे। डॉक्टर ने बोला कि अब तुम्हारा ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट से वापस स्टार्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, आफ्टर दैट सर्जरी वाला। तो फिर ब्लड टेस्ट के लिए मुझे लेके गए, और वहाँ जैसे ही उन्होंने मेरा ब्लड निकालना स्टार्ट किया, मैं बिल्कुल, मतलब मुझे याद नहीं है लास्ट मुझे कब चक्कर कभी आया होगा, मुझे ऐसा फील भी कभी नहीं हुआ। लिटरली सिर घूमने लगा और मैं बिल्कुल बेहोश जैसी कंडीशन मेरी हो गई, बिल्कुल मैं गिरने लगी। फिर तुरंत मुझे लेटाया गया, इमरजेंसी वार्ड में लेके गए। वहाँ 1 घंटे मैं लेटी रही, थोड़ा उन्होंने फिर देखा। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा मैं नॉर्मल हुई, तब फिर सोनोग्राफी के लिए लेके गए।
सोनोग्राफी हुआ, तो उसके बाद डॉक्टर ने पूरा से जब पूरा समझ लिया कि हाँ क्या होना है कैसे होना है, तुरंत फिर ऑपरेशन के लिए रेडी करने लगे मुझे। उस टाइम पे डॉक्टर लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स सबका रहा, इतना क्विक एक्शन वो लोग ले रहे थे, ब्लड अरेंज करो ये करो वो, फटाफट, मतलब इतनी भीड़ थी, लेकिन मेरा केस वो लोग इतना उसमें ले रहे थे क्योंकि उनको पता था कि ये कंडीशन मेरी आगे मतलब ये रिस्की हो सकता है अगर जितनी जल्दी ऑपरेट नहीं किए। तो उससे मुझे क्या हो रहा था ना, एक तो मुझे पता था कि मेरे साथ ये हुआ क्या है, तो थोड़ा सा आइडिया था और थोड़ा डर तो वैसे भी था। दूसरी चीज़ क्या हो रही थी ना, मम्मी पापा जी थे नहीं, मौली नहीं थी, और मतलब मम्मी पापा जी का ऐसा रहा है कि मैं कभी भी ज़रूरत रही है, शानू भैया मम्मी पापा जी हमेशा मेरे बगल में खड़े रहे हैं। ये इनके साथ मम्मी पापा जी हमेशा रहे हैं। ये पहला टाइम था, ऊपर से सर्जरी होनी है, वो लोग साथ में नहीं थे और हम लोग बस ऐसे ही गए थे एडमिट होने के लिए, तो उस टाइम गए नहीं थे बिना किसी तैयारी के। तो ऐसे ही मैं मेंटली परेशान थी, मम्मी पापा जी साथ में नहीं थे, मौली नहीं थी, इतना ज़्यादा मैं मतलब पहली बार मुझे लगा कि मैं डर रही हूँ। दोनों बच्चे मेरे सिजेरियन वाले हैं, बट मुझे कभी डर नहीं लगा। ऑपरेशन थिएटर में मैं हंसते हुए बाय करते हुए सबको गई हूँ दोनों टाइम पे। बट इस बार मैं हर प्रोसीजर मतलब मेरा वो ब्लड भी लेने आ रहे हैं तो मुझे डर लग रहा था, या सिस्टर आके कुछ पूछ रही है तो मैं बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी इस बार। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि बस मैं ठीक हो जाऊं, मतलब मुझे जान का रिस्क लग रहा था, मतलब क्योंकि वो एक्चुअल में थी वो कंडीशन मेरी, क्योंकि वो मुझे फील भी हो रहा था और आसपास का जो पूरा ऑरा था, एटमॉस्फेयर था, वो सब समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैं उसके कारण भी डरी हुई थी। ईवा, मतलब मैं क्या बताऊं, ईवा छोटी सी बच्ची, उसको देख के मुझे इतना, मतलब मैं ना उसको संभाल पा रही हूँ, वो मेरे पास आना चाह रही है, पर मुझे इतना पेन हो रहा था, इतनी कि मैं बोली बेटा थोड़ा सा टच मत करो, ऐसा लगा। मैं उसको रोक भी नहीं पा रही थी, मतलब अजीब सी कंडीशन थी वो। फिर ईवा को हमने बोला कि ईवा को लेके जाएं यहाँ से, क्योंकि वो ऐसे, ये और मैं थे उस टाइम पे। फिर मैंने बोला प्रेम भैया आए, पटेल भैया आए, फिर ईवा को तो कहीं तो छोड़ना था क्योंकि ये फिर कैसे मैनेज करते। फिर ईवा ने ही बोला कि मैं डिम्पी मामी के यहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स वहाँ आने वाले थे। फिर हमने ईवा को वहाँ भेजा और ये बोल के भेजा कि मम्मा थोड़ी देर में आएंगी, मैं पहले आ गई हूँ, ताकि सब वहाँ पर परेशान ना हों। तो ईवा चली गई। उसके बाद फिर सारे फैमिली मेम्बर्स को हमने इन्फॉर्म किया, क्योंकि पहले तो ये नहीं था ना कि आज ही कुछ होना है, तो हमने ऐसा कुछ इन्फॉर्म नहीं किया था। फिर सारे फैमिली मेम्बर्स को बताया, धीरे धीरे सब आने लगे, मेरे घर वाले भी, अम्मा, भाभी लोग, दीदी लोग, सब लोग आने लगे। फिर उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में जाने का टाइम आया और मैं मतलब इसके बता रही हूँ ना, इनका हाथ जब मैं पकड़ के व्हील चेयर में जब मुझे लेके जा रहे थे ना, मेरा लग रहा था कि हाथ मैं छोड़ूं ही नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं पता नहीं लौट के आऊंगी नहीं क्या। इतनी अजीब फीलिंग, इतना डर था ना मन में, बार बार रोना आ रहा था, मतलब बहुत रोना आ रहा था कि मैं बस ठीक होके, मुझे लग रहा था कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जब मैं हो जाएगा और मैं आँख खोलूँगी और जब मुझे लगेगा, तब लगेगा कि हाँ नहीं मैं ठीक हो गई। मुझे लग रहा था, बार बार ये फील आ रहा था कि भगवान मुझे ये दिन दिखाइए, ये टाइम दिखाइए कि मैं अपनी आँख खोलूँ और मुझे डॉक्टर और स्टाफ, पूरा नर्स मुझे चारों तरफ मेरे दिखें, ये मैं देख पाऊँ। मैं बार बार अपने मन में बोल रही थी, भगवान से प्रेयर कर रही थी कि नहीं, मैं मुझे ठीक करके आप भेजिए। पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा, जबकि ये है कोई, ऐसा देखा जाए तो कोई, इतनी प्रॉब्लम लोगों के साथ होती है, इतनी बड़ी बड़ी कंडीशन होती है, फिर भी सब ठीक होके निकलते हैं। मेरे साथ ये ऐसे कोई बहुत बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी, पर डर बहुत था। तो क्योंकि वही आधी फैमिली साथ थी, आधी फैमिली साथ नहीं थी, शानू प्रांजल वहाँ थे, भैया नहीं था, मम्मी पापा जी तो बताया मैंने थे ही नहीं, मौली नहीं थी, और मैं उन लोगों को इन्फॉर्म नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जैसे ही ये बताती ना वो तुरंत लौट आते, और उनका लंबा ट्रिप था, सारी बुकिंग थी, फ्लाइट, होटल्स, एवरीथिंग। मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी, और क्योंकि हमेशा तो वो मेरे साथ खड़े रहे हैं, मेरे साथ, इनके साथ हर सिचुएशन में, अब वो गए हैं वहाँ तो मैं नहीं चाह रही थी उनको परेशान करना। तो हमने बोला नहीं, जो है हम फेस करेंगे, उनको नहीं परेशान करेंगे। तो यही सोच के फिर हमने डिसीजन लिया कि नहीं, अभी कुछ नहीं बताना है। फिर ऑपरेशन थिएटर में गए, ऑपरेशन हुआ। मैं डॉक्टर को भी मतलब था कि नहीं मैं ठीक हूँ ना, तो मतलब वही, फिर उसके बाद वो घड़ी आई जब मैं धीरे धीरे मेरी, और इसमें तो क्या है ना, पूरा मैं अनकॉन्शियस थी पूरी तरीके से।
तो जब धीरे धीरे लगा मुझे कि नहीं अब होश आ रहा है, मैं बोली हाँ डॉक्टर हैं, नर्स है, बोली हाँ चलो मैं ठीक हूँ, अब कोई टेंशन की बात नहीं, अब तो जो होगा मैं बोली सारा दर्द अब झेल लेंगे, अब कोई टेंशन नहीं है, बस मेरी आँख खुल गई है, अब सब ठीक है। और फिर जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से लेके आने लगे, मुझे हल्का हल्का सा याद है, ये मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं सपना देख रही हूँ क्या, ये साथ साथ चल रहे थे मेरे। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं ये है, इनको देख ली, अब सब ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए आईसीयू में, कुछ घंटों के लिए आईसीयू में रख रहे थे वो लोग, तो उनका वो नॉर्मल प्रोसीजर था आईसीयू में रखना। फिर फ़ोन आ रहा है, मेरे फ़ोन भी इतने आ रहे हैं ना सब। तो आईसीयू में तो घर वाले सब बहुत डर गए थे कि आईसीयू में क्यों रख रहे हैं क्या कुछ, फिर नहीं, लेकिन उनका तो नॉर्मल प्रोसीजर था। फिर आईसीयू में ही सारे फैमिली मेम्बर्स एक एक करके मुझसे मिलने आने लगे। और चाचा जी लोग को तब तक यहाँ जो मेरी फैमिली गोद भराई की जो रस्म हो रही थी, तो बिलासपुर से चाचा जी लोग, भाई, ये लोग सब लोग, उनको पता चल चुका था तब तक। तो वो लोग ऑपरेशन के बीच में ही आ चुके थे, कुछ जेंट्स लोग, तो वो लोग भी आके आईसीयू में आए मिलने के लिए। तो ऐसे तो मैं नॉर्मल मिल रही थी, जब भाई मेरा आया, चाचा जी का बेटा आया, और तब उसको पकड़ के, मतलब उस टाइम फिर रोना आने लगा। फिर चाचा जी आए, फूफा जी आए, उस टाइम पे फील हुआ यार मायका मायका होता है, कुछ भी हो, मतलब फिर सबकी एकदम कमी लगने लगी। मुझे लगा कि जितने लोग अब गोद भराई में है ना, सब बस आ जाएं, अब वहाँ का काम जल्दी खत्म हो और सब आए मुझसे मिलने, ऐसा लगने लगा उसके बाद। फिर उसके बाद आईसीयू में थे। फिर उसके 9:30-10 बजे रात में फिर मुझे रूम में शिफ्ट किया गया, और जैसे ही मैं रूम में लेके आने लगे मुझे, मैं सामने, मैंने ऐसे गर्दन की है, और सामने पहले तो ये, ऑब्वियसली पहले तो यही दिखे थे मुझे। जैसे ही आने लगे सामने, सारी फैमिली मेरी खड़ी थी। उनको देख के तो आधा मुझे लगा कि मेरी अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। बस फिर रूम में सब साथ में आए, और उसके बाद फिर सब मतलब मेरा मूड ठीक करने के लिए, चलो चलो व्लॉग करो, बिट्टू दी का व्लॉग करो करके सब इतना मुझे वो करने लगे, थोड़ा सा चेयर अप करने के लिए। मैंने बोला हाँ बना लो, एक वीडियो बना लो। तो वहाँ पर भी हमने एक पहला वीडियो बनाया, उस सबसे मिली। उसके बाद फिर ठीक लगा थोड़ा मुझे, उस रात तो पेन रहा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे और भी प्रॉब्लम थी, मतलब वही है कि कैथेटर एक तरफ लगा है, एक तरफ वो ब्लड रिमूव करने के लिए वो अलग पाउच पेट से लगा हुआ था, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम तो ऑब्वियस है, वो तो ऑपरेशन होगा तो वो तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो वो सब तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो मैंने फेस किया है। तो उसके बाद फिर बस धीरे धीरे ठीक होती गई। और जिस दिन घर आना था उस दिन भी प्रॉब्लम थोड़ी सी, मुझे वीकनेस जैसा या ड्रॉजीनेस या अनईजी बहुत सी प्रॉब्लम हो रही थी। नौजिया की फीलिंग आ रही थी बहुत ज़्यादा, नौजिया क्या, मुझे तो वॉमिटिंग हो भी गया था। तो ये सब था। फिर घर आए, घर आके 2 दिन तक तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी बेड से 2 दिन बिल्कुल। तो लकीली हम ये था कि घर में कुक होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि फैमिली मेम्बर्स कोई भी मेरे लिए परेशान हो, किसी को भी खाना बनाना पड़े या किसी को भी एक्स्ट्रा कुछ मेरे लिए करना पड़े, मुझे ये नहीं चाहिए था। फिर पटेल भैया ने जल्दी से, एक दीदी हैं उनके पहचान की, उनसे बात की, और फिर दीदी आ गई खाना के लिए, हेल्प के लिए। तो वो बहुत अच्छे से वो पूरा मैनेज कर रही हैं किचन। तो अब मुझे एक वो प्रॉब्लम भी मेरी दूर हो गई, वो पार्ट भी अच्छा रहा कि खाने वाली प्रॉब्लम दूर हो गई। अम्मा हैं साथ में, अम्मा आई हुई हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं घर पे, सब लोग रहते हैं। और हॉस्पिटल में भी पूरे टाइम सब फैमिली वाले तो थे ही। भाभी टिफ़िन मेरे लिए भेज रही थी, बड़ी वाली जो दीदी थी वो इनके लिए और ईवा के लिए खाना ला रही थी, ममता, प्रिया, मतलब सब सब कोई पूरे टाइम लगे हुए थे। ममता और प्रिया को तो खासकर मैं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने, मतलब पूरे टाइम मेरे साथ लगे हुए थे। सुबह 9-10 बजता था, और ममता, प्रिया और छोटी वाली जो मेरी जेठानी भाभी, 10 मिनट के अंदर ये तीनों के फ़ोन डेली आते थे, क्या है, कैसा, क्या लाना, मतलब इन लोग का तो हर कुछ घंटे में इन लोग का फ़ोन आता है। डेली सब आ रहे हैं, पूरे टाइम लगे हुए हैं, पैर दबा दें, सिर दबा दें, ये कर दें। तो मतलब इतना सब लोगों ने केयर किया ना, कि बिल्कुल मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि मैं रायगढ़ में कैसे अकेले मैनेज करूँगी वाली बात ही नहीं हुई। मम्मी पापा जी के, उनकी कमी तो पूरी हो ही नहीं सकती बिल्कुल, लेकिन फिर भी यहाँ सब ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, कुछ भी मुझे परेशानी नहीं हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। मैं अच्छे से घर आ गई, अभी भी सब लोग पूरे टाइम मेरे साथ हैं, सब कर रहे हैं यहाँ पर, फल तुरंत ला के दे रहे हैं, जूस पियो, ये करो, नारियल पानी, हर टाइम मेरे साथ बने हुए हैं सब लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पटेल भैया, प्रेम भैया, इनके साथ पूरे टाइम लगे हुए थे।
और इनका तो मैं क्या बोलूँ, इनके ऊपर तो क्या बीत रही थी अब यही जाने। फिर ईवा को भी मैनेज करना था। ईवा का मैं बताना चाहूँगी, ईवा के साथ ऐसी सिचुएशन हो गई ना, वो मेरे पास आना चाह रही थी, लेकिन वो देख रही थी मम्मा का यहाँ से अलग पाइप, वहाँ से ये नर्स आ रही है, वो उसके लिए तो ये बिल्कुल नई चीज़ थी। तो वो मेरे पास नहीं आ रही थी, मतलब दूर से ही वो दूसरे बेड से ना मम्मा लव यू, मम्मा मम्मा ऐसे करती थी, लेकिन मेरे पास नहीं आ रही। इतने बार मैंने उसको बुलाया, बेटा आ जाओ। मुझे लग रहा था एक बार मैं ईवा को हग कर लूँ एक बार, पर वो ईवा मेरे पास बिल्कुल नहीं आ रही थी। और ऐसा भी नहीं था कि वो कहीं चली जाए। उस दिन जिस दिन से मुझे रूम में लेके आया ना, वो बच्ची पूरे टाइम हमारे साथ, मतलब कहीं 5 मिनट के लिए भी वो कहीं नहीं गई कि नहीं मुझे यहीं रहना। यही सब बोलते रहे कि हमारे घर चलो हमारे घर चलो, पर ईवा कहीं नहीं गई। मतलब जहाँ जहाँ वो जाना पसंद करती है जिन लोगों के बीच, कहीं नहीं गई। वो पूरे टाइम घर मेरे साथ ही हॉस्पिटल में ही थी। इवन एक दिन तो हॉस्पिटल से ही उसको स्कूल भेजना पड़ा, क्योंकि मैम ने एक दिन की छुट्टी अलाउ की थी। तो फिर स्कूल से ही इन्होंने मैनेज किया, हॉस्पिटल से ही मैनेज किया स्कूल भेजने का। तो ये सब भी सिचुएशन रही, लेकिन इनका रोल ये अभी तक ये बहुत थक गए हैं ये एकदम ज़्यादा, क्योंकि हॉस्पिटल का तो चल ही रहा था, फिर इनका काम भी डिस्टर्ब था। अब ये हो गया है ना कि ये काम भी इनका वर्कलोड बढ़ गया है, और घर पे तो उनको मुझे देखना ही पड़ रहा है, मेरा मेडिसिन और ये और वो बहुत सी चीज़ें हैं जो सिर्फ ये मैनेज कर सकते हैं मेरे साथ। तो वो सारा चीज़ें इनको करना पड़ रहा है, तो इनका काम बहुत बढ़ गया है। ईवा को सुबह रेडी करना, स्कूल भेजना, ये अकेले इनके उसमें आ गया है। लेकिन ठीक है, हम दोनों मिलके कर रहे हैं, कुछ मैं सफ़र कर रही हूँ, कुछ ये कर रहे हैं, तो ये टाइम भी निकल जाएगा। अब ये है कि वीकनेस है थोड़ी, और जो प्रिकॉशन रखने हैं डॉक्टर ने बोला है, रेस्ट एंड ऑल, तो वो सब मैं कर रही हूँ। अदरवाइज़ और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे फ़िलहाल, ठीक हूँ बिल्कुल। और धीरे धीरे रूटीन लाइफ में वापस आएंगे। और आज मम्मी पापा जी और मौली आ रहे हैं ट्रिप से, उनको अभी तक कुछ भी नहीं पता है। आज वो आएंगे, और हम लोग, मैं और ये ना कई बार हंसते हैं, बात भी करते हैं कि हमको डांट पड़ने वाली है, हम लोग रेडी रहेंगे क्या बोलेंगे मम्मी पापा जी, कैसे रिएक्ट करेंगे, मौली कैसे रिएक्ट करेगी। तो ये बोलते हैं तुम तो बच जाओगी, मुझे डांट पड़ेगी कि तुम बताए क्यों नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, देखते हैं क्या होता है। मम्मी पापा जी एक बार आ जाएं फिर। शानू और प्रांजल को ज़रूर मैंने बताया था। मैं नहीं चाह रही थी उनसे छुपाना, क्योंकि उनको बताना तो था ही। शानू बहुत दुखी हो रही थी, रो रही थी, क्योंकि वो चाह के भी मेरे पास आ नहीं सकती थी, उसको बहुत फील हो रहा था। हमेशा शानू रही है मेरे साथ, दोनों बच्चों के टाइम पे उसने बहुत केयर किया है, बहुत ज़्यादा, हर टाइम मेरे साथ रही है। रायगढ़ भी आके वो रहती थी, मेरा केयर करती थी। तो इस बार नहीं है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। और ऐसा नहीं है, बात हो रही है उन लोगों से, वो हर थोड़े टाइम में उन लोग का हर दिन डेली बात हो रही है, प्रांजल से, शानू से। तो कोई नहीं, ठीक है सब अभी। और आए थे सब फैमिली मेम्बर्स, बुआ लोग भी, सब लोग बोल रहे थे कि हम रुक जाते हैं, हम रहते हैं यहाँ। तो मैंने बोला नहीं, यहाँ पूरी फैमिली है अभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सब हो जाएगा मैनेज। ये सारी बातों के बाद मैं छोटी सी क्लिप डालूंगी हॉस्पिटल की, और उसके बाद जो लोग मुझे देखने आ रहे थे, तो 2-4, ये सिर्फ 10 मिनट का वीडियो समझ लीजिए। इसके बाद फिर हम रूटीन लाइफ में मैं कैसे आती हूँ, क्या है वो मैं देखती हूँ, ब्लॉगिंग कैसे कर पाते हैं। उसके बाद था फिर यहाँ दिखाना, तो कल आए थे डॉक्टर के पास, तो कल वो थी नहीं, आज वाला हो जाता है इसके साथ ना, आजकल की ऑर्गेनिटीज भी वो नहीं रखते हैं। तो वो लोग बोल रहे थे कि ओपडी में शायद फिर में वो करना पड़ता, लेकिन नहीं गया ना, वो अटैच कर दिया ना, मैं तो वही ना रही। हाँ वैसा ही भी वही है, तैयारी करते हैं। बीमारी बढ़ने का फटाफट होगा, ईश्वर की किसी और कृपा है, सही ये सोचो। अच्छा ना, तो डॉक्टर बोल रही थी कि तुम खड़े चल के आ कैसे गई वापस इंडिया, कृपा समझे। तो ऐसी केस में तो तुरंत रप्चर होता है, टॉपिक है ना। तो आप पेन कैसे सहन थी? सर टॉपिक वाले गिर जाते हैं दर्द में, मेरा 1 हफ्ते से मैं पेन सह रही हूँ, पता है। तो क्यों दिया आपको? नहीं, पहले नहीं समझ में आया ना कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा।
दीदी अब सब निकल गया बेटा, अब तुम आ सकती हो मेरे पास। ईवा चेंज कर लेती हूँ। चेंज करा, हाँ। लॉक कर लो। हाँ।